सभी बच्चों का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिस कैसे एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, इसी तरीके की प्रॉपर्टीज़। आज हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट समझने की कोशिश। ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू समझो होता क्या। कोई भी एक एटम है वो अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया और वो +1 उसमें चार्ज आ जाएगा। या कोई एटम है वो अपने अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और अपने ऊपर -1 चार्ज लाता है। ऐसे 2 लेगा तो -2 आ जाएगा, 2 डोनेट करेगा तो +2 आ जाएगा। तो ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज जो कि उस एटम को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। तब वो चार्ज को ही हम कहते हैं उस एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जांपल कहते हैं सोडियम का। सोडियम अगर अपने अंदर में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के सोडियम प्लस में चले जाए तो इसका ऑक्सीजन ज्यादा है, इनर्ट गैस, स्टेबल ऑक्सीडेशन। ऐसे तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप के चाहे वो लिथियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सबकी +1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, क्योंकि वो अपने अंदर से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन को अगर वो निकाल दें तो वो आप अपने आप को स्टेबल बना देते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम को लूँ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तब जाके वो Mg+2 बनता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, राइट। इसलिए जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उनके ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के पश्चात ही स्टेबल बन पाते हैं। ऐसे अगर कोई गेन की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तब जाके O2 नेगेटिव बनता है, जो कि एक स्टेबल है जनरली। ऐसे अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो फ्लोरीन ले लूँ, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके F नेगेटिव बनाता है, जो कि किसका है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, जो कि स्टेबल होता है। तो अगर कोई एटम कोई परफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल के या परफेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने अंदर कोई चार्ज लाता है, उसी नंबर ऑफ चार्ज को, चाहे वो प्लस में हो या वो माइनस में हो, उसी को उस एटम के ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं। जैसे सोडियम की +1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की +2 होती है और फ्लोरीन की -1 होती है। अब लेकिन ये जो डी ब्लॉक की अगर हम बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक में ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब कहना आता है क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के एटम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अगर मैं एक ही की बात करूं, जनरली सबसे ज्यादा इसी की बात करते हैं, मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीज में अंतर होता है, मैग्नीशियम Mg होता है, जो कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मेटल है, और ये मैग्नीज यहाँ आता है डी ब्लॉक। ये तुम्हारा +1 तो नहीं, +2 दिखाता है, +3, +4, +5, +6, +7 तक दिखाता है। ये कितना ज्यादा है, +7। इतनी ऑक्सीजन स्टेट को वेरिएबल, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करता है ये एटम, इतनी ज्यादा। अब ऐसा तो नहीं है जैसे अब वेरिएशन पी ब्लॉक में हम क्या देखते थे, एक ग्रुप होता था, उसमें शुरुआत के एटम अगर +3 शो कर रहे हैं तो आखिर के +1 शो करेंगे, क्योंकि N-2 हो जाता था, मतलब जितने भी ऑक्सीजन स्टेट है उसमें से -2 हो जाता है। क्यों? इनर्ट वेरी इफेक्ट की वजह से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एक ही एटम अलग अलग शो करता है। कारण इसका आता है, अगर कोई पूछे कि इसका कारण क्यों है, तो इसका एक सिंपल कॉज, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाने का कॉज। सबसे पहले बात ध्यान से अगर तुमको पता होगा तो इसका कारण ये होता है ना, कारण होता है NS और N-1D, ये 2 वैलेंस के हैं। मैंने बोला था इनके बीच में बहुत कम क्या है, एनर्जी गैप होता है, लिटरली बहुत कम एनर्जी गैप होता है। इनके में एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इसमें दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कितनी, कौन कौन? दोनों। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ, चलो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट लेते हैं, मैंने स्केडियम लिया। स्केडियम की अगर मैं बात करूँ, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d1 4s2, ये होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ 4s2 तो पार्टिसिपेट करेगा ही बॉन्डिंग में, साथ ही साथ 3d1 भी करेगा, 3d1 भी करेगा। अगर मैं मान लूँ मैंने मैग्नीज लिया यहीं पे, मैग्नीज का होता है 3d5 4s2, तो यहाँ पे 4s तो करेगा, साथ साथ 3d5 भी करेगा। तो अगर तुम टोटल इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, इसका 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, जिनको आराम से लूज कर सकते। या तो वो इन 2 को लूज कर दे, +2 दिखा दिया, यहाँ से कर दे +3 +4 +5 +6 +7, इतनी ज्यादा वेरिएबल। लेकिन अगर तुम देखते हो फर्स्ट एस ब्लॉक में,
कोई भी एटम लो, चाहे तो सोडियम लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन तुम्हें मिलेगा, क्या मिलेगा, 1s2 2s2 तो 11 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s, ये तो मिलेगा। क्या तुमने कभी देखा है कि ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते, तो इनर्ट है, 2s2 भी कंप्लीट है। यहाँ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ 3s करते हैं, जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंसी इसके ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा या तो -+1 जा सकता है, हद से -1 तो जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है नहीं, तो +1 ही जा सकता है, क्योंकि इसमें एक ही पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं पी में बात करूँ तो वहाँ भी पी ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, एक्सेप्ट डी में हमारा n-1 डी के साथ ns भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो डी के 5 और एस के 2, तो 5 + 2 सॉरी, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन जनरली पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि 12 के 12 + 12 कहीं दिख जाए, क्योंकि अगर 12 इलेक्ट्रॉन फुल हैं तो वो क्यों दिखाएगा? जिंक के पास 12 इलेक्ट्रॉन अगर फुल हैं तो ऑक्सीजन स्टेट इतनी वेरिएबल क्यों करेगा? उसके बाद तो कंप्लीट है। तो इसी बारे में सीख लें। तो ऑक्सीजन स्टेट ये समझना डी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब कैसी वेरी करती है अगर मैं बताऊँ, मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ जो कि हैं स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर मैं इसमें बात करूँ तो जनरली ऐसे शो करते हैं, स्केडियम +2 शो करता है या +3 भी शो कर सकता है, टाइटेनियम +2 टाइटेनियम +2 शो करता है, हाँ +2 +3 +4 शो करता है, +2 +3 +4 शो करता है, वैनेडियम +2 +3 +4 +5 भी शो करता है। अगर हम बात करें क्रोमियम की, दे दो +1 +2 +3 +4 +5 और आई थिंक +6 भी शो करता है। अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है। कहाँ तक? +7 तक। अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो ये +2 +3 +4 +5 +6 तक शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ कोबाल्ट की, तो ये +2 +3 +4 तक शो करते हैं। अगर मैं बात करूँ निकल की, तो ये भी +2 +3 +4 तक शो होता है, +5 कर सकता है, इतना नहीं आता है। कॉपर की बात करूँ तो कॉपर +1 +2 शो करता है, +1 शो करता है, +2 और लास्ट में जिंक सिर्फ +2 शो करता है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन दिख रहा है, एक ही आइटम इतने ज़्यादा अलग अलग पॉइंट, इतने ज़्यादा अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं। अगर कोई इसका कारण पूछे तो इसका कारण सिंपल है, इनके पास इनके बॉन्डिंग में NS और N-1 D 2 ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आती है। कुछ सवाल पूछा जाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अगर बात करें तो सबसे पहले मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट कितनी शो कर सकता है बोल गया था। देखो जनरली मिनिमम तो अगर मैं बात हो ना, इसको एक्सेप्शन, क्योंकि ये क्रोमियम में +1 शो करता है, क्योंकि तो वो बताया इसका वैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन है, 4s1 3d5 होता है, तो यहाँ की वजह से +1 शो कर सकता है। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ तो जनरल ऑक्सीजन स्टेट, मैं बात करूँ कुछ पॉइंट जिससे सवाल पूछा जा सकता है, तो ऑक्सीजन स्टेट अगर कोई पूछे कि जनरली ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है डी ब्लॉक की, तो हम बोलेंगे +2। जनरल ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है। अगर कोई बोलेगा कि जनरली क्या होता है तो +2 होगा, पर ये मिनिमम होगा, +2 तो कम से कम दिखाएगा, कोई ना कोई ऐसा नहीं दिखाएगा प्लस। क्रोमियम एक्सेप्शन है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ही कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट, मैक्सिमम कहाँ है, ये तो मिनिमम, मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, टोटल S + D इलेक्ट्रॉन, S और D में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है उतना शो करेगा। अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की, इसका नंबर 25 होता था, तो 5 + 2, तुम्हें पता है इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, 4s2 3d5 होता है, तो 5 + 2 + 7 तक ये मैक्सिमम शो कर सकता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट कितने ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं, तो उनके NS वैलेंशन प्लस N-1 D पेनल्टी में शेल में टोटल जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट को शो करेगा। तो दूसरी बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, तीसरी बात करूँ तो देखो ऐसा कुछ है कि जैसे कुछ जो मेटल होते हैं ना, अगर कोई बोले कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है, तो जनरली अगर एक ग्रुप में अगर मैं बात करूँ आयरन की, इसकी बात करूँ, आयरन की ग्रुप में बात करूँ,
या देखो अगर मैं बताऊँ तो तुम्हें अगर कोई पूछे कि 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन कौन शो करता है तो मैंगनीज है। कौन शो करता है? मैंगनीज। कितनी है उसकी? +7 शो करता है। ठीक है, अगर मैं पूछे कि पूरे के पूरे डी ब्लॉक में, पूरे के पूरे डी ब्लॉक में कौन शो करता है तो वो मैंगनीज नहीं है, वो रुबियम एंड ओजियम, ये 2 शो करते हैं, ये +8 शो करते हैं। अब सवाल आता है +8 कैसे शो करते हैं, तो हम इनका ग्रुप चेक करते हैं। इनका ग्रुप है आयरन वाला, ये इनका तो बताया इसका 28, तो इनका लगभग इनका आएगा जो भी आए, मतलब इनका ऑक्सीजन स्टेट अगर मैं लिख दूँ तो आएगी 4s2 3d6 5s2 3d6 4d6 6s2 5d6। तो अगर तुम इन सब में चेक करो 6+2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के +8 तक शो कर सकते हैं, लेकिन आयरन शो नहीं करता। कारण क्योंकि आयरन का साइज बहुत छोटा है तो 8 इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं देगा। आयरन का जो न्यूक्लियस है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से नहीं निकालने देगा यार। ये भी शो करते हैं, इनका कारण है, इनका पहले बात तो साइज बहुत बड़ा है, आराम से इजिली साइज इनका इतना बड़ा है कि इतने दूर से आज इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, तो ये इनका एक कारण है। आयरन का न्यूक्लियस नहीं निकाल देगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो अगर कोई पूछे कि पूरी 3D सीरीज में कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करता है तो उसका जवाब होगा मैंगनीज +7। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करता है तो होगा रुबियम ऑक्सीजन, +8 तक भी ये शो करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो डिपेंड करते हैं ना कि अब देखो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है, कोई +2 भी दिखा रहा है तो +3 भी दिखा दे रहा है, तो सवाल आता है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। अब स्टेबल की तो बात होगी, ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल वही होगी जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, याद रखना, या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल्ली फील्ड हो या तो तुम्हारा अब क्या तो कहते हैं या हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड। जैसे एग्जांपल ले लूँ Fe का, इसका Fe का, अगर मैं Fe की 2 ऑक्सीजन स्टेट लिख देता हूँ Fe+2 और Fe+3, और सवाल पूछो कि कौन सा इनमें, तुमसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से ज्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें बस चेक करना है कि किस में कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। तो ये होता है स्टेबल कॉन्फिगरेशन, या तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड। तो चेक करना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, इससे जाएगा ये आएगा 4s0 3d6 राइट, और अगर मैं इधर निकालूंगा तो ये आएगा 4s0 3d5, क्योंकि एक देखो ना टोटल होता है 4s2 3d6 होता है राइट। तो अगर 2 निकालने 2 यहाँ से निकल जाएंगे 4s0 3d6, और 3 निकालने 2 यहाँ से 1 यहाँ से तो 4s0 3d5। और खुद चेक करो ये 3d6 है तो एस तो दोनों में जीरो है, ये 3d6 है और ये 3d5 है। 3d5 हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड नहीं है। तो Fe+3 ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन स्टेट है आयरन की देन Fe+2। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो कारण इसका ऐसे निकालने का तरीका है क्या, ये स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट का चेक करना, या तो हाफ फील्ड स्टेबल हो गया फुली फील्ड। याद था कहीं पर अगर हाफ फील्ड आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे कितने भी तरीके, ऐसा नहीं कि तुम इसके 5 के 5 निकाल के इसको 2 5 3 8 Fe+8 करो, +8 तो दिखाई नहीं सकता, मैंने बता दिया उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी, तो ध्यान देना। अब एक और छोटी सी बात अगर जनरली बात बताई जाए, जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ये होते तो जनरली मेटल है, होते जनरली क्या है, मेटल है, मेटल है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, दोनों फॉर्म करते हैं। ये बता देता हूँ, ये जो है ये आयनिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं और ये जो है ये कोवैलेंट कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये सवाल यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एक सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, क्या कहा जाता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, या डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कम होती है और कहाँ ज्यादा होती है। सिंपल, अगर डी ब्लॉक के किसी मेटल की, मान लेते हैं मैंने मेटल ले लिया Mn, अगर मैंने 2 इसमें से मान दूं कि मैं सवाल पूछूं कि एक में ऐसा Mn की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है, कितनी है, +2 है, और एक में Mn की ऑक्सीजन स्टेट जो है +7 है, कोई कंपाउंड में होगी क्योंकि बॉन्ड बनाया होगा तभी तो ऑक्सीजन स्टेट आएगी। जनरली जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें ऑक्सीजन स्टेट नहीं आती है जब तब तक कोई बॉन्ड ना बन जाए। तो मैंने 2 बॉन्ड बने, मतलब 2 कंपाउंड है, एक में ऑक्सीजन स्टेट +2 है, एक में ऑक्सीजन स्टेट +7 है, और सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड आयनिक होगा, कौन सा कंपाउंड कोवैलेंट होगा।
ये सवाल पूछा है। तो सिंपल इसका रूल ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना वो आयनिक तभी बना पाते हैं जब उनकी लेस ऑक्सीजन स्टेट होती है, मतलब कम ऑक्सीजन स्टेट वाले ही कंपाउंड आयनिक बनाते हैं। आयनिक पे यानी कि तुम चाहे कंपाउंड जरूर नहीं, और अगर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा दिख रही है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड ही बना रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। कोवेलेंट क्या मोर ऑक्सीजन याद ना क्या कहा मैंने, आयनिक कंपाउंड तब बन पाएगा जब लेस ऑक्सीजन स्टेट होगी, और कोवेलेंट कंपाउंड तब बन पाएगा जब मैक्सिमम ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो Mn+7 Mn एटम जिस भी कंपाउंड में होगा वो कंपाउंड कैसा होगा, कोवेलेंट होगा जब अगर उसकी ऑक्सीजन +7 है। और Mn+2 ऑब्वियसली क्या होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। ये कौन से कंपाउंड है ये भी बता देता हूँ। ये कंपाउंड है MnCl2। अगर मैं निकालूं यहाँ Cl की -1 होती है तो -1 -2 जाके +1, तो यहाँ पे Mn की आ जाएगी +2 जो कि एक आयनिक है। होता होगा Mn+ और +2Cl ऐसा कुछ है। कोवेलेंट ये जो कंपाउंड मैंने Mn+7 बोला ये था KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ये था। और ये कंपाउंड एक्चुअल में क्या होता है, आयनिक कह रहा हूँ, ये कंपाउंड एक्चुअल में होता है कोवेलेंट। अगर मैं निकालूँ कि इसकी ऑक्सीजन आती है प्लस, देखो एक क्या आएगी -2, 4 की तो -8, पोटेशियम की +1, -8+1 -7 जाके +7, तो ऑक्सीजन मैग्नीज की इधर +7 है। ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता है। अगर मैं KMnO4 का अगर स्ट्रक्चर बना के दूँगा तो कुछ ऐसा होता है। ये Mn बीच में होता है इस तरीके से, 1 2 3 4, ये होता है KMnO4 का स्ट्रक्चर, KMnO4। तो अगर तुम चेक करो ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बनाएंगे तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ऑब्वियसली क्या होगी, +7 होगी। ठीक है, तो ये समझिए ऐसा होता है। तो पॉइंट ये था कि अगर क्वेश्चन कभी पूछे या तो तुमसे डायरेक्टली पूछेगा कि आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड में से किस कंपाउंड में डी ब्लॉक के एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट कम होती है, तो तुम कहोगे आयनिक होती है, ज्यादा पूछेगा तो कोवेलेंट होती है। सवाल घुमा के ऐसे पूछता है, घुमा के तो क्या पूछता है क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में ऐसे MCQ नहीं आते, वरना पूछा जाता है कि ऑक्सीजन स्टेट अगर Mn है, Mn की +2 आयनिक कंपाउंड हो गया, Mn+2 ऑक्सीजन स्टेट में आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, तो हम कहेंगे आयनिक होगा। और अगर मैंने बोल दिया Mn+7 में आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा तो कोवेलेंट होगा। मतलब ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है तो कोवेलेंट बिहेवियर शो करेगा, कम ऑक्सीजन स्टेट तो आयनिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये तो पूरा था तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगली प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करना चाहते हैं वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसके बारे में तो अगला का पूरा चैप्टर है, लेकिन थोड़ी सी इस चैप्टर में भी बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इसमें पूरी डिटेल में बात नेक्स्ट चैप्टर में होगी। पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नाम का पूरा चैप्टर है, उसमें डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात होगी, बट अभी समझ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, देखो कॉम्प्लेक्स होता है, दो टाइप के मेन बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है आयनिक, कंप्लीट शेयर हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन, ले जा तू ले ले इस टाइप का। एक होता है कोवेलेंट, जिसमें अगर तुम समझ रहे तो वैलेंट मतलब शेयरिंग होती है। लेकिन एक और कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें होता है दानवीर कंपाउंड, इसको कहते हैं दानवीर कंपाउंड, दान। इसमें क्या होता है, इसमें दान दे देते हैं। इसमें कहते हैं कि चल तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास सिर्फ फालतू के लोन पे है, रख दो। तो जो कंपाउंड ऐसे दान करके बने होते हैं उन्हीं कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिनको जनरली कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। इनके बारे में हमें जनरली पूरे नेक्स्ट चैप्टर यही पढ़ना है, कितनी थ्योरी आई, बॉर्नर्स थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, बहुत थ्योरी आई। सीएफटी मेरी वन तो फेवरेट थ्योरी है, और बॉर्नर्स तो पक्का हमने सबने पढ़ी होती है 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में, चाहे कोई क्वेश्चन आए ना आए, सीआर मतलब तुम्हारा डी ब्लॉक का बॉर्नर थ्योरी का क्वेश्चन पक्का आता है, या तो थ्योरी या तो क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से समझना है कि देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। पहले बात तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल आयन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल मेटल आयन में या एटम, सेंट्रल मेटल एटम भी होता है वो, उसको आयन भी कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम गया, सेंट्रल मेटल आयन में। ये जो वैसा होते हैं ना, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये जो सेंट्रल मेटल ही होता है डी ब्लॉक का, ये होते ही डी ब्लॉक के एलिमेंट है। कोई भी कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही होते हैं। अब सवाल आता है क्यों होता है। पहली बात तो कॉम्प्लेक्स में बताइए, एक प्रजाति पाई जाती है जिनको कहते हैं लिगेंड्स। ऐसे तुम्हें पता होगा, लेकिन
बेसिक अगर कोई भूल चुका है, आजकल लोगों का दिमाग रीसेट वाला होता है कि एग्जाम खत्म पेपर खत्म दिमाग रीसेट नई क्लास नहीं, तो अगर कोई भूल चुका है तो एक प्रजाति पाई जाती है लिगेंड्स। लिगेंड्स ठीक है, लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या लिगेंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये वैसा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये है दानवीर आदमी, ये बनाता है कोऑर्डिनेटर में। अब किसको डोनेट करते हैं, तो ये डोनेट करते हैं सेंटर मेटल एटम को, ठीक है, सेंटर मेटल एटम को डोनेट करते हैं और भर भर के कॉम्प्लेक्स जुड़ते हैं। अब सवाल आता है तो सवाल आता है कि सर लिगेंड तो ठीक है डोनेट करने हैं, डी ब्लॉक, ये लिगेंड तो डी ब्लॉक के हो नहीं सकते क्योंकि डी ब्लॉक के मेटल है, सेंटर मेटल हो सकते हैं, लेकिन सेंटर मेटल आयन बोला ना, तो मेटल तो कोई भी हो सकता है, मेटल तो एस में भी पाया जाता है, कुछ मेटल पी में भी पाए जाते हैं, पर डी की स्पेशली यहाँ डी ब्लॉक का ही जिक्र क्यों किया गया, ज़्यादातर कंपाउंड में डी ब्लॉक ही क्यों होते हैं, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ना, मैंने अभी और एक बात बोली कि इसमें जो होता है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं 3D और 4s दोनों करते हैं, 3D और 4s दोनों करते हैं। 3D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 + 1 टोटल 6 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल। 6 ऑर्बिटल मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कौन सा शेयरिंग तो नहीं है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की कोई बात नहीं है, 6 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल। तो डी ब्लॉक में कंपाउंड बनाने में, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो या कुछ भी हो, तो कोऑर्डिनेट में तो डोनेट करने में 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, 6 ऑर्बिटल। एक बार काम करते हैं, एस में कितने करते हैं, एस ब्लॉक में क्या दिख रहा है, एस मैंने तुम्हें अभी बताया था, एस में खाली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिर्फ एस करता है, एस के बाद बेचारे का एक ही ऑर्बिटल है, तो एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर पाएगा। पी में जनरली जो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो वहाँ भी बस पी ही ऑर्बिटल काम कर सकता है, तो वहाँ भी पी के मतलब पी में 3 होते हैं, तो हम 3 कर पाएंगे। खुद बताओ, यहाँ एक देखो लिगेंड्स को करना है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उनको चाहिए जगह क्या, खाली ऑर्बिटल। तो बताइए जो एस ब्लॉक का ऑर्बिटल खाली तो होता नहीं है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, खाली होने से तो पी का रह सकता है खाली। अगर देखो एस का ही ब्लॉक, अगर एस ब्लॉक का ऑर्बिटल ही खाली रह जाए तो एस ब्लॉक हो ही नहीं सकता है, वो तो भी पी हो जाएगा, तो एस की तो बात ही खत्म हो गई। मानते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल है, जिसमें से अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है और उसे पी ब्लॉक का एलिमेंट होना है, तो गेस करो उसके एक में तो इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, तभी तो पी ब्लॉक का होगा। अगर एक में भी नहीं हो तो किस बात का पी ब्लॉक का, राइट। ये तो पी के आगे डी भी है ना, ये लो डी भी है, डी में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तभी तो इसे पी कह रहे हैं। तो पॉइंट इतना ध्यान देना, एक में तो उसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, बचे 2। इन 2 जगह में अगर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कितने लिगेंड जुड़ पाएंगे, 2 लिगेंड। मान लेते हैं क्लोरीन का लिगेंड जुड़ने वाला, 2 लिगेंड जुड़ चुके हैं, कितने जुड़ पाए, 2 जुड़ पाए, ठीक है। एस ब्लॉक में 1 भी नहीं जुड़ पाए, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुड़ पाए। बट अगर मैं डी में बात करूँ, डी में एक्चुअली 6 है सर, एस को बढ़ा दें, इसमें नहीं हम देते, डी में भी 5 है, एक में बॉन्ड, एक में अगर इलेक्ट्रॉन होगा भी तो फिर भी 4 है। यहाँ पे एक्चुअल में 4 जुड़ पाएंगे, जनरली ऐसा होता नहीं है, 4 से भी ज़्यादा जुड़ते हैं, क्योंकि एस और डी तुम सुनोगे, तुम अगला करोगे तुम बता लियो, मिनिमम 4 जुड़ पा रहे हो। तुम हिसाब लगाओ, एस में 1 भी नहीं जुड़ पा रहे, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुड़ पा रहे हैं बेचारे, डी में 4 जुड़ पा रहे हैं। तो कौन से एटम ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को टेंडेंसी दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली डी वाले। तो कौन सेंटर एटम बनेंगे, डी ब्लॉक बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ऐसा पहली बात तो समझो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, जिसमें लिगेंड नाम की प्रजाति इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बना के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाती है, उसी चीज को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये ज्यादा टेंडेंसी शो करते हैं एज सेंट्रल मेटल एटम होने के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये शब्द का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल, ये है इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होने की वजह से, क्योंकि खाली ऑर्बिटल जब होंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो पाएंगे उन ऑर्बिटल में। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डी में बहुत ज्यादा होते हैं। एफ की बात नहीं है, एफ में तो बहुत, क्या करोगे, यूरेनियम है, एफ में यूरेनियम लगाओगे क्या। तो वैकेंट ऑर्बिटल डी में सबसे ज्यादा है, इसलिए डी के ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स में सेंटर मेटल एटम बनने की तरफ ज्यादा टेंडेंसी लेते हैं। कैसे टेंडेंसी लेती है, ये इस टाइप एक जो एग्जाम्पल दिखा देते हैं, इसके बारे में अगर डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना ही है, बहुत पढ़ना है। लो इसके IUPAC नीम तो बड़ा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन ठीक है। जैसे ये अगर मैं बता दूं तो एग्जाम्पल दे दूं, ये
FeCN का होल 6। दिस इज मेटल है। हमारे इसके आगे लोग K4 भी अगर तुम निकाल सकते हो K4 इसका +6 -6 आएगा, इसका +4 आएगा, मैं सी बोला इस आयरन की +2 आ रही है। ठीक है, ये एक मेटल आइटम, इसमें ये सेंटर मेटल आइटम होता है, पता होना चाहिए। ये वैसा होगा लिगेंड होता है। लिगेंड अभी कौन है? साइनाइड। साइनाइड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दिए होंगे किसको? Fe के फ्री ऑर्बिटल में, वैकेंट ऑर्बिटल में, फ्री ऑर्बिटल नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया होगा। अगर मैं ऐसे दिखा दूँ, ये लो MnH2O का होल 6, अगर मैं चार्ज को बैलेंस करूँ तो लो +2, लो H2O तो ऐसे न्यूट्रल एलिमेंट होता है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, +2 चार्ज है, Mn+2 और लो माइनस का चाहिए, लो Cl Cr का होल 6 -2। ये कुछ कॉम्प्लेक्स है, इनके बारे में हमें डीपली स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में होंगे। तो ये डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत आसानी से होती है। कारण कोई पूछे तो बैठा ये कारण है, वैकेंट खाली ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बड़ी गदा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करूँ तो क्या ही बेसिक से, हमें बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी मैं अगर बेसिक से अगर बताऊँ तो मैग्नेट मेनली दो टाइप के थे। विषय हम तीसरे फेरोमैग्नेटिक की बात नहीं करते, हम वाली पैरा और डाया। हमारे पास दो टाइप के नहीं करते, पैरा और डाया। या तो हमारा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या हमारा कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा। पता कैसे चलेगा? अगर मैं पैरामैग्नेटिक को एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में ले जाऊँ तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। और अगर मैं एक डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाऊँ तो उससे वो रिपल करेगा। ये पहचानने का तरीका होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब लेकिन तुम अगर मैं बोलूँ कि लो स्टेडियम में है तो वहाँ पर ये लो स्टेडियम +3 जाओ, जोड़ो पैरा है फेरो है, तुम क्या तुम कहाँ से ले जाओगे इसका? तुम इसको क्या मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डालोगे? तो तुम्हें थ्योरेटिकली भी तो कोई तरीका होना चाहिए बताने का। तो हाँ जरूर होता है। थ्योरेटिकली जो तरीका होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड को और फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कंपाउंड को बचाने का, वो होता है कि पैरामैग्नेटिक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बता करूँ कोई भी कंपाउंड की, अगर मैं उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्यूज देखो उसमें मैं अनपेयर्ड का ये होता है ना, मैं दिखा दूँ, ये देखो ये 3 अनपेयर्ड है, इनके पास कोई पेयर नहीं है, ये पेयर्ड है। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा हो जाएगा, मतलब उसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के पास होऊंगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सारे के सारे क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायमैग्नेटिक। अगर मैं इस ऐसे कंपाउंड, इसको ऐसा कुछ है, उसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के पास जाऊंगा वो रिपेल कर देगा। तो पहचानने का तरीका सिंपल है कि कंपाउंड विच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक और कंपाउंड विच हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डायमैग्नेटिक। ठीक है, बस और तो क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर बात करें मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैक्सिमम की बात क्या होती है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते ही, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब मैग्नेटिक होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी उसको होते हैं। अब यहाँ पे मैं बहुत तगड़ी बात करूँगा, ध्यान से। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं म्यू से। इसको किससे डिफाइन करते हैं? म्यू से डिफाइन करते हैं। म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2 बोर्न इसकी यूनिट होती है म्यू n+n+2। अब यहाँ पे कोई बोला जाता है कि ये खाली स्पिन के लिए होता है। अब टीचर समझाते क्या है? टीचर समझाते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करते हैं ना, जो घूम रहे हैं अपने अक्ष में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कभी तुम्हें बोला था ना
कि अगर तुम कहीं भी स्पिन की बात करो, किसकी बात कर रहे हो, स्पिन की, अरे कहाँ बोल रहा हूँ, हाँ क्रोमियम और जेड सॉरी कॉपर का जब मैं कॉज बता रहा था वहाँ मैंने स्पिन की बात की थी, अल्फा सुपरटाइम। देखो स्पिन का ना एक्चुअल मतलब क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर, याद होना। अगर कोई पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, मतलब क्या, स्पिन नहीं कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। उस स्पिन का मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर का शो कर रहा है, याद रखना। अगर मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ बिना क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, सुना था, मेरे भी दिमाग के ऊपर से कहता था क्या क्या है ये, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने दोबारा उतनी बार रिसर्च किया तब मेरे को चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी पता चली। तो ध्यान सुनना, जो स्पिन होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो मैग्नेटिक बिहेवियर से शो करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, ठीक है। तो जो ये म्यू की बात की जा रही है ना, ये स्पिन नहीं है, ये एक्चुअली बोलो मैग्नेटिक बिहेवियर ही है। स्पिन जो है मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो यहाँ पे जो म्यू की बात कर रही है वो मैग्नेटिक बिहेवियर की ही बात करी जा रही है। और टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं एटम के अंदर, मैग्नेटिक मूवमेंट और तरीके से भी आते हैं, बट ये जो मैग्नेटिक स्पिन की वजह से है। स्पिन मतलब घूमना नहीं, वो बस एक मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह है, जिसको अगर वो तुम्हें एक एग्जाम्पल था, बट वो तुम्हें समझ मुश्किल है कि तुम्हें समझ आएगा, तुम अभी उतना उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक ही एग्जाम्पल था, घूमने की तरीके से एग्जाम्पल था। ये ऐसा था ना, देखो पहली बात तो स्पिन मैं सही बताऊँ, छोटी सी बताऊँ, हाँ मैं तो भाई छोटी चीज़ बताता हूँ, बाद में उसको कनेक्ट तुम कर लेना। वो चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ स्पिन नहीं कर सकती, जरी स्पिन कैसे करती है कोई भी चीज़। अगर मैं किसी चीज़ को घुमा रहा हूँ, कोई भी चीज़ बॉल घूम रही है, मान लो कोई बॉल घूम रही है, ये बॉल है, ये घूम रही है, तो हो क्या रहा होगा, इसके अंदर जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे घूम रहा होगा ना, ठीक है। यहाँ पे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वैसे घूम रहा होगा, राइट। यहाँ पे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ऐसे घूम रहा होगा, यहाँ पे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो भी ऐसे घूम रहा होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई चीज़ देखो, बॉल ओवरऑल देखोगे तो बॉल घूम रही है, स्पिन कर रही है, पर तुम अगर माइक्रो लेवल में जाओगे तो तुम्हें दिखेगा यार इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, ना कि वो स्पिन हो रही है। देखो ओवरऑल बॉल तब स्पिन हो रही है जब उसके पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो याद है ना, स्पिन तब पॉसिबल है जब उसके अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल क्या कर पाए, सर्कुलर मोशन कर पाए। अब मैं बात ही कर रहा हूँ एक सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो कैसे स्पिन कर जाएगा यार, उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं है तो वो स्पिन कैसे करेगा। तो पॉइंट सिंपल है कि सब एटॉमिक पार्टिकल स्पिन नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन भाई घूमता नहीं है, वो घूमने वाला स्पिन नहीं है ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ दो। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्पिन कर रही है तो उसके पार्टिकल घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब जो खुद ही सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके अंदर कोई पार्टिकल ही नहीं है सर्कुलर मोशन करने के लिए, वो कैसे घूम सकते हैं, स्पिन नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं करता है। तो याद रखना ये जो है मैग्नेटिक बिहेवियर, ये स्पिन बस नाम से देते हैं, इसका मतलब होता है n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, याद रखना, ठीक है। अब ऐसे निकालने के लिए आता है तो तरीका सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पूछ दूँ जैसे तुमसे पूछने को बोलेगा कि मैग्नीज का सब ज़्यादातर क्या होते हैं, ट्रांजिशन में जिंक के अलावा मैक्सिमम सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेट होते हैं। वो पूछता है ऑक्सीजन स्टेट वाले एटम, जैसे अगर वो बोलता है टाइटेनियम+3, पता करो टाइटेनियम+3 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। देखो नॉर्मल टाइटेनियम का होता है 4s2 3d, कितना होता है 3, राइट, 4s2 3d3 नहीं 3d2 होता है, 3 कहाँ से आएगा, होता है 3d2 होता है, राइट। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन गए, 0, 3d का इलेक्ट्रॉन गया। अगर तुम 3d को खोल के देखोगे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है मतलब इसका पैरामैग्नेटिक है। अगर मैं इसका म्यू निकाल सकता हूँ, म्यू निकालूंगा तो √1 × 1+2 मतलब 3 √3 आएगा, जिसके लिए तुम निकाल सकता है 1 पॉइंट कुछ आएगी, जो भी आएगी कारण है। जैसे अगर वो पूछ देता है स्केडियम+3 निकालो, तो स्केडियम का नॉर्मल होता है 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने तो 4s0 3d0, देखो 0 इलेक्ट्रॉन कोई भी अनपेयर्ड है तो म्यू तो वैसे ही आ जाएगा। तो ये एक डायमैग्नेटिक है और ये एक पैरामैग्नेटिक है। जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करते हो, कोई भी चार्ज देते हो उसमें निकालो, तो यही तरीका है कि इसके ऑक्सीजन स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट पता करो, उसमें चेक करो और ऐसे करके निकाल दो, ये बोर मैग्नेटिक में निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चलो एक और प्रॉपर्टी की, देखते कितने टाइम लेक्चर को कितना टाइम हुआ, मैं एक और प्रॉपर्टी के लास्ट कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर लूँ, कोई ना 34-35 मिनट ही हुई है, एक प्रॉपर्टी और हो जाएगी।
लास्ट एक और लेक्चर का एक बचा है चैप्टर, और उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर के बाद नोट्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे, लिंक मिल जाएगा नीचे पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद। अगली प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक बिहेवियर का क्या कहा मैंने, कैटालिटिक बिहेवियर। कैटालिटिक क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, हमने लास्ट सेम में इसकी बात कर रखी है। कैटलिस्ट होते हैं ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते बट उसमें इन्वॉल्व होकर उसको तेज कर सकते हैं, उसको धीमा कर सकते हैं, बट एब्जॉर्ब नहीं होते, रात में बच के निकल सकते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट वो होते हैं। अगर तुम बात करो, अगर किसी ने गौर किया होगा बहुत सारे कैटलिस्ट में, अगर आपने गौर किया होगा तो सारे के सारे ज़्यादातर कैटलिस्ट होते हैं डी ब्लॉक के होते हैं, ज़्यादातर बहुत सारे कैटलिस्ट डी ब्लॉक के होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैं ये लूँ N2+3H2, ये बनाता है NH3, 2NH3, क्या लगता है इसमें, है बार बार Fe लगता है एज अ कैटलिस्ट, और भी कुछ लगता है, मोलिब्डेनम लगता है एज अ प्रमोटर, FeMO कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर और भी बता दो, एक और सुनाऊंगा तुम्हें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन करता हूँ H2 की प्रेजेंस में, क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। क्या लगता है इसमें, निकेल, प्लेटिनियम, पैलेडियम, कहाँ के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक के। ये तो रिएक्शन ही होगी। अगर मैं कोई केमिकल या तुम्हारी इंडस्ट्रियल मेथड बताऊं, तो अगर मैं V2O5 पता है, अगर तुम्हें पता है H2SO4 कैसे बनता है, तुम ये इस्तेमाल करते हो लेबोरेटरी में, H2SO4 बनाते हो, पता है कैसे बनता है वो H2SO4 बनाने में ना, एक ये लो V2O5 नाम का कंपाउंड, V2O5 नाम का कंपाउंड इस्तेमाल होता है। ये O5 छोड़ो, ये V2, ये V क्या है, वेनेडियम, कौन से ग्रुप का, डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो कैटालिटिक बिहेवियर में ना डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ज़्यादातर कैटलिस्ट सारे डी ब्लॉक के होते हैं। खुद देख लो, इतने सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट बता दी, मजाक खुद चल रहा है, तो ज़्यादातर ना एलिमेंट के होते हैं डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, अब कारण आता है क्यों, ये तो एग्जाम्पल हो गया, 3 एग्जाम्पल अगर मुझे कैटालिटिक बिहेवियर तुम बता सकते हो, ये देखो सारे एग्जाम्पल। अब सवाल आता है क्यों ज़्यादातर कैटलिस्ट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो इसका बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मैं कुछ कारण की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला कारण है तो सारे के सारे मेटल। क्या है, मेटल है तो क्या होगा, सरफेस एरिया प्रोवाइड होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमें क्या पता है, रेट ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, जो रेट इंक्रीज करता है वो क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो बस पहला कारण क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा कारण जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये इनके इन क्या करते हैं, इन एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं इन कंपेरिजन टू पी या एस की वजह से, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कैटलिस्ट बिहेवियर शो करते हैं। तीसरा कारण सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 कारण ही हमारे पास हैं अभी तक, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको थोड़ा समझ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पहले मैं लिख देता हूँ, किसको समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट, बस ये तीसरा कारण है कि दे फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट विच रेडिकली डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर जनरेटेड। अगर मैं सिंपल लिखूँ तो ये जो करते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है फॉर्म करते हैं। अब सवाल एक क्या आता है ना, सवाल आता है कि अनस्टेबल, कन्फ्यूज बच्चा इसमें करता है कि यार अनस्टेबल, स्टेबल होता तो भाई देखो कोई चीज़ की तारीफ होती है कि ये चीज़ एक भी कर पाता है क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। हमने ऐसे नहीं ना बहुत सारे एग्जाम्पल, बट यहाँ अनस्टेबल होनी चाहिए, कोई चीज़ अनस्टेबल हो रही है तब उसकी तारीफ होती है। तो सवाल ध्यान सुनना, मान लो A+B है, इसको बनना है, मान लेते हैं A B बन रहा है, A B के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसमें मैंने डाल दिया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म करेगा, वो ये बनाएगा कुछ, वो A से भी बॉन्ड बनाएगा और B से भी बॉन्ड बनाएगा, जिसके बाद इनको पास लाएगा, जिससे इनके वजह से बॉन्ड बनना शुरू होगा और ये बॉन्ड टूट के C निकल जाएगा। ठीक है, अब सवाल सुनना,
अनस्टेबल इंटरमीडिएट का काम। अनस्टेबल मतलब जो ज़्यादातर जुड़ा नहीं था। मान लो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बना देता, ठीक है, मतलब ये इनके साथ बॉन्ड बनाता और तोड़ता ही नहीं, एक इन्हीं के साथ जुड़ जाता है इस तरीके से और जाता ही नहीं। तो एक खाक इंटरमीडिएट था क्या, खाक कैटलिस्ट था वो। कैटलिस्ट की तो प्रॉपर्टी होती है कि वो चले जाता है आखिरी में, बट ये जान नहीं रहा। तो अगर ये स्टेबल इंटरमीडिएट बना देता चाहे एस और पी की तरह, तो ये जाता ही नहीं। एस और पी के एलिमेंट्स होते हैं थोड़ा ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटने में हमें बाहर से कुछ ज़्यादा तकलीफ आती है। बट डी के इजिली इनके कोई एडवांटेज जैसे बनेगा, ये रहेगा टाटा बाय बाय, अब मैं चलता हूँ, सीधा निकल जाएगा। इसलिए अनस्टेबल होता है, जल्दी बॉन्ड टूटना। तो इसलिए ये फायदा है एक कैटलिस्ट का कि वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है, जिसकी वजह से उसका जल्दी बॉन्ड टूटता है और वो अपना रास्ता नाप लेता है। अगर वो स्टेबल होता है, उनको पकड़ के रख देता है कि जाओ मैं जाने, तो क्या किस बात का कैटलिस्ट है। उसकी तो खास बात है कि वो रीजनरेट हो जाता है बिना एब्जॉर्ब हो, यहाँ तो एब्जॉर्ब हो जाता था, बट डी ब्लॉक एलिमेंट अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं, इसलिए वो एब्जॉर्ब नहीं होता और एक कैटलिस्ट प्योर कैटलिस्ट का बिहेवियर शो करते हैं। तो सवाल अगर पूछे कि कैटलिस्ट की बिहेवियर क्यों शो करते हैं, तो ये 3 कारण, सारे मेटल सरफेस से जा देते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। तीसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से रेडिकली मतलब जल्दी, रेडिकली या रेडिकली जल्दी होता है कि वो क्या करते हैं, आराम से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दें। एग्जाम्पल पूछे तो बार प्रोसेस में FeMO और हाइड्रोजन में निकल प्लेटियम पैलेडियम और H2SO4 का सिंथेसिस, उसके प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरेशन में क्या V2O5, जिसमें V क्या है, एक कंपाउंड डी ब्लॉक है। तो आज के लेक्चर में तो इतना ही। अब लेक्चर्स के बाद जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट से आई थिंक लास्ट ही लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ ही बार लास्ट बात करेंगे और उसके बाद नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।